नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। सबको पहले तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड हम सबने आई एम श्योर अभी तक मोदी साहब की स्पीच देखी होगी। बहुत कुछ बात करी तो थोड़ी उनके बारे में बात करेंगे बट देयर वर 2-3 थिंग्स आई थिंक मेजर उन्होंने जो मेंशन करी हैं। सेंसस एंड दिस एंड दैट इज़ देयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर इंटरनल सिक्योरिटी जो मेजर उन्होंने मेंशन करी हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। एजुकेशन कार्टेल और जो एंटी इंडिया इकोसिस्टम है, दिमागी नक्सल। आई लाइक दैट वर्ड एक्चुअली दिमागी नक्सल। मेरे को बड़ा पसंद आया वो। एंड एंड में एक ज़रा छोटी-सी और बात करेंगे कि जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी मतलब किस जगह पे गिर चुकी है, किस तरह की मतलब ऑलमोस्ट क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल इंसिडेंट जहाँ पर आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मॉक कर रहे हो ऑन स्टेज विद यू नो समहाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइम है। तो बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई और सबको आज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी एक गुजारिश है सबसे कि हम जब इंडिपेंडेंस डे फिर से मना रहे हैं आज, तो मैं और आदि भाई हमारी अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन आजकल अरताई से होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन तो अरताई को डाउनलोड कीजिए। इंडिया के जो अपने मैसेजिंग ऐप्स है उसको थोड़ा प्रमोट कीजिए एंड दैट विल बी आवर लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड विकसित भारत। तो मुझे लगता है आदि भाई आज का जो स्पीच है उसमें बहुत सारे अहम मुद्दे थे जिसके बारे में मोदी जी ने कहा, लेकिन जो आपने भी मेंशन किया मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगा और उसके बाद आई विल टुडे लव टू हियर माय इंडिपेंडेंस डे। आज ऐसे होगा कि मैं आज आदि भाई को ज्यादा सुनूंगा। तो आदि भाई एक चीज है कि जैसे ये कोचिंग कार्टेल के बारे में हम लोगों ने काफी बार बात किया है कि बहुत सारे ऐसे चीज यहाँ पे हो रहा है जिसके पीछे ये एक कार्टेल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत है, वो बोलना गलत होगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनमें से ज्यादातर लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व थे। दूसरी चीज है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सारे चीजों में पीछे से एक हाथ होता है जो बहुत डेंजरस है। अगर आपको अगर याद है, दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ, अग्निवीर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम आया था। ठीक इसी तरह इस बार भी जो किया गया उसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जिसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार उनका नाम बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि ऑनलाइन कोचिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, ये बहुत बड़ी चीज है और ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ आते जाते हुए बहुत बार मैंने भी देखा है, आप लोगों भी ने देखा है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद तुरंत अपना एक यूनिफॉर्म आजकल बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो गया है, थके हुए दे आर बीइंग टेकन टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय द पेरेंट्स। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ वेरी बिग इशू। उन्होंने सप्तधारा की बात की, सप्तधारा के विकसित भारत के जो 7 मीडियम्स उन्होंने कहा उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। बट फंडामेंटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अ, देखिए मोदी जी एक बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। उन्होंने बहुत कुछ झेल के यहाँ तक आए हैं। आज अगर हम लोगों की इतनी फ्रीली बात कर पाते हैं थ्रू ब्रॉडबैंड फ्री डेटा, ये इनके लिए भी, इसके लिए भी जेनजी भी जो है आजकल बात बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years। इसके पहले ये सब नहीं था। बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि मोदी जी ने अपने स्पीच में ऐसा नहीं है कि वो जो पिछले 1 डेढ़ महीने का घटना है उसको फोकस करके बात की, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने विकसित भारत के ऊपर बात किया। लेकिन हाँ, दिमागी नक्सल वाला जो इशू है इसके ऊपर बहुत कुछ करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे लगता है कि सिर्फ इतिहास के सिलेबस जो हमारे एनसीईआरटी में बदला जा रहा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल ऑफ सोशल साइंस जो यूनिवर्सिटीज के हैं उसके सिलेबस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जो हमारे एक बहुत बड़े आजकल युवा नेता है, आजकल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान मारता है, मैं उस फॉरेन पॉलिसी पे आऊंगा। लेकिन जो कुछ की पॉइंट्स ऑफ टुडेज जो स्पीच था, आई हैंड ओवर टू आदि भाई फॉर दैट। आई थिंक बी उन्होंने जो पूरा बताया कि ये हमने ये चीजें करी हैं व्हिच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि वो जो गवर्नमेंट ने काम करा है उसके बारे में बात करेंगे। बट टू मी आई थिंक द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग वाज द एजुकेशन कार्टेल के ऊपर जो उन्होंने फ्री एजुकेशन का बात करी है। आई थिंक दैट इज
दैट इज गोना किक अ सर्टेन इकोसिस्टम इन द वेरी वेरी नास्टी प्लेस। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो पूरा इकोसिस्टम और ये जिस तरह से एजुकेशन का ये पकड़ के बैठे हैं, you know, the cartel which holds the entire thing, this is a going to be a big crackdown। ठीक है, और इसका आप इम्पैक्ट देखेंगे धीरे धीरे करके, एक डेढ़ साल में आप देखेंगे व्हेन दीज ये जो कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने पूरा माफिया टाइप चला के बैठे हुए हैं ये लोग, कई लोग तो उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट होगा। दिमागी नक्सल इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, मोदी जी ने पहले कभी ये अर्बन नक्सल की बात उन्होंने करी है। ठीक है, तो यू नो व्हिच इज देयर, वो एक दो बारी उन्होंने करी है कि भाई इनका ये है, इनका वो है। नाउ ही स्पोकन अबाउट दिमागी नक्सल लोगों को जरा हमको एक्सपोज करना होगा और इनका भी ध्यान रखना होगा। और उन्होंने एक चीज और व्हिच इज इंटरेस्टिंग टुडे ही सेड, यू नो, सिविल डिफेंस के ऊपर, व्हिच I found to be very interesting. He said, you know, the wars are no more on the borders; they are within us. कभी किसी पोर्ट के लिए, कभी किसी डेवलपमेंट के लिए, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए। तो लड़ाई आपके अंदर है और आपको, दैट्स द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर जो उन्होंने बात करी, व्हिच इज अगेन, यू नो, टू talk to people public about something like that is very very interesting to me. Over to you, man. दिमागी नक्सल वाला एक इंटरेस्टिंग मैं एस्पेक्ट बताता हूँ कि जितने सारे दिमागी नक्सल्स हैं उनके भी अगर आप देखें कि उनकी फंडिंग कहाँ से आता है, उनके फंडिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वो फंडिंग तो बाहर उन ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं वो जो खास तौर पे कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलिस्ट अमेरिकन फिलांथ्रोपर से पैसा लेने में उनको कोई हर्ज नहीं है, हालांकि वो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं। और जो दीमक की तरह फैल रहा है ना, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एफसीआरए नोटिफिकेशंस में इसका जिक्र है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाहर से जो स्कॉलरशिप मिलता है, बाहर से जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जो फंडिंग हो रही है बाहर से, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि दैट फॉरेन फंडिंग इज कमिंग विद अ फॉरेन इन्फ्लुएंस। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नाम आ रहा है जहां पे बाहर से पैसा दिया गया है, और आप देखेंगे उन सारे इंस्टीट्यूट्स के जो रिसर्च का प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह से वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सरकार को क्रिटिसाइज ना मत करो, 100 बार करो, 1 लाख बार करो, लेकिन बाहरी पैसे से क्रिटिसिज्म, जैसे बाहर का पैसा जर्नलिज्म में दिमागी नक्सल तैयार करता है, बाहर का पैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी दिमागी नक्सल पैदा करता है। बट मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने आज आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उन्होंने सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही है। तो मैं जो जेनजी है उनको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा सप्तम सुधारा जो है 7 मीडियम से, किस तरह से फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन अगर कहीं पे थोड़ा सा उनकी मानसिकता में बदलाव आई है, तो उसकी वजह से हम उसके जिम्मेदार हम लोग, जो स्ट्रगल, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जिन्होंने गुलामी देखी नहीं वो आजादी की बात करता है। तो वो जो स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, वो जो पार्टीशन का पेन, वो जो माइग्रेशन करना पड़ा था, उसके बाद से किस तरह से नौकरी मिलना एक चैलेंजिंग था, एक वी वर नॉट इवन मेकिंग वन सिंपल पिन इन दिस कंट्री, वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको हम आज जैसे ही भूल जाए। और फिर पिछले 10 साल में जो चेंज आया, एक हमारे बहुत बड़े दिग्गज है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, राहुल गांधी मेड अ मॉकरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इट वाज वन एरिया जो एक सैक्रोसैंक्ट एरिया होता था। कैसा? अब देखेंगे, इवन व्हेन कांग्रेस यूज्ड टू बी इन पावर, उस टाइम भी बीजेपी के लोगों को वो उन्होंने भेजा है काफी बार, पहले की बात कर रहा हूँ। इफ यू रिमेंबर आदि भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था टू द यूएन, उस टाइम सरकार वाज ऑफ कांग्रेस। अब मोदी जी भी दैट ट्रेडिशन ही हैज मेंटेन्ड सेवरल टाइम्स। ऑफ ऑपरेशन सिंदूर की बात भी हम देखेंगे, ही हैज सेंट फ्रॉम शशि थरूर टू बहुत लोग फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज कहीं ना कहीं देश को एक रहना है। हमारी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द आउटसाइड यू आर सेम। लेकिन ये जो राहुल गांधी की बात है कि फॉरेन पॉलिसी लेके, ही स्पोक एज इफ ही इज अ ग्रेट एक्सपर्ट इन फॉरेन पॉलिसी।
मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आज अगर आप देखें ना कि ब्राह्मोस का मिसाइल 900 किलोमीटर की रेंज, 800 किलोमीटर की रेंज है, एंड इट इज बीइंग एक्सपैंडेड टू 1500 किलोमीटर्स। उसके लिए हाउ हैज दिस बीन पॉसिबल? इट हैज बीन पॉसिबल सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, इट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ समथिंग मोदी जी ने 2016 में टुक द इनिशिएटिव की मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जो एक एक्सक्लूसिव एलीट क्लब है, जिसके तहत आप ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम्स के अगर आप कहीं फॉरेन कोलैबोरेशन से बना रहे हो, तो देन यू आर अलाउड टू हैव अ मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज मोर देन 300 किलोमीटर होगा और वॉरहेड मोर देन 500 किलोग्राम होगा। दैट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय मोदी जी। पिछले 40 साल में हम क्यों नहीं कर पाए? व्हाई वेर वी नॉट पार्ट ऑफ एमटीसीआर? पहले के ब्राह्मोस जो है, फर्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस का रेंज कितना था? लेस देन 300 किलोमीटर, 299। पहले के ब्राह्मोस के जो वॉरहेड का कितने था, वॉरहेड कितने का होता था? 499 किलोग्राम। आज द रेंज हैज बीन एक्सपैंडेड फ्रॉम 299 किलोमीटर टू 900 किलोमीटर। नंबर वन। नंबर टू, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि वो जो मिराज 2000 से बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, वो मिराज 2000 2008 में भी था। वो स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स था। आप में वो काउंटर टेरर रिस्पांस मैकेनिज्म के डॉक्ट्रिन ही नहीं था। मैं राहुल गांधी से पूछूंगा, ये चीज पूछना चाहता हूं कि आपके पास व्हाट वाज योर काउंटर टेरर रिस्पांस मैकेनिज्म इन 2008? आपके सरकार को हिम्मत क्यों नहीं हुई that I will send the fighter planes deep inside Balakot, deep inside in Pakistan to hit the terror की जो modules, headquarter है? Why couldn't you do that? So that is a fundamental shift in your foreign policy that Prime Minister Modi brought in. आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉकरी जो आप करते हो ना, कि जैसे आपको बहुत कुछ पता है, दैट इज वेयर यू हैव क्रॉस द रेड लाइन। मैं तीसरी चीज कहना चाहता हूं, 2013 में मोदी जी से ये, राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि 2013 में आफ्टर ऑलमोस्ट 10 इयर्स ऑफ यूपीए सरकार, हम दुनिया के फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को नाम क्यों दिया था? फ्रेजाइल 5 क्यों था? Why were we so much dependent on foreign investment only? और कहीं पे भी we were so fragile, तो फिर उसी देश जो 2013 में फ्रेजाइल 5 में था, 2023 में मेजर 5 इकोनॉमीज में कैसे आ गया? एंड उसके लिए क्रेडिट किसको जाना चाहिए? ये बात राहुल गांधी से पूछना चाहिए। चौथी चीज, एक टाइम था जब कुछ भी होता था हम अमेरिका से दौड़ के, देखो देखो पाकिस्तान ने ऐसा किया है, देखो देखो पाकिस्तान ने ऐसा किया है। शर्म एल शेख में मनमोहन सिंह ने क्या क्या किया था कि बालूचिस्तान का रेफरेंस उन्होंने क्यों लिया था? एक फॉल्स इक्विवेलेंट तैयार करने की कोशिश क्यों की गई थी कि नहीं अमेरिका, पाकिस्तान जो है ना, वो भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। कश्मीर के साथ बालूचिस्तान का नाम यूपीए सरकार ने क्यों जोड़ा था? और जो अभी खबर आ रहा है, गांधी भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2008 के टेरर अटैक के बाद 2010 में, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2010 में यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के तहत पैसा दिया था? आजकल ये सोशल मीडिया में चल रहा है, मुझे पता नहीं उतना, बट मैं देख रहा हूं, व्हाई वाज द मनी गिवन, फॉर व्हाट पर्पस? ये जो पाकिस्तान से फेक करेंसी बनता था, वे यू नॉट अवेयर ऑफ दैट फॉर 10 years व्हेन यू वर इन पावर? आपने क्या किया था उसके ऊपर? फिर एक जो कार्टेल है, जो सैंक्शंस लगा के रखा है पाकिस्तान के, सॉरी, रशिया के ऊपर 2018 में काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट, जो सैंक्शन लगा था, उस सैंक्शन के टाइम इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा सैंक्शन के बावजूद। दैट वाज अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि मुझे अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम लेना है, वो मैं लूंगा, आपके सैंक्शंस आपके पास रहे। एंड वी एक्सप्लेन्ड इट टू द अमेरिकंस व्हाई वी आर टेकिंग इट, तो अमेरिका एग्रीड, वही ट्रम्प सरकार। एंड ये कहीं नहीं होता है, टर्की के ऊपर भी बहुत थ्रेट मार कर रखा था अमेरिका ने S-400 की वजह से, बट नॉट अस। दैट इज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक और भी चीज मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, इतने दबाव है कि हमारे फॉरेन
ये जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ करना ही है, वो बाहर से दबाव आ रहा है कि डेयरी सेक्टर खोल दो, फिशरीज खोल दो, पोल्ट्री खोल दो। इंडिया ने खोला नहीं। इसके बारे में मोदी राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? एंड टू मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो कोविड आया, कोविड के टाइम जिस तरह के प्रेशर आया था ना, आई एक चीज लोगों को समझना चाहिए, आज के जेनजी समझेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर ये यूपीए का सरकार होता तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जाता, क्योंकि बहुत प्रेशर बाहर से आया था कि इंपोर्ट करो वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन इंपोर्ट करो। इंडिया ने किया नहीं। हालांकि जो वैक्सीन इंडिया में बनाए गए थे इसमें से एक फॉरेन कोलैबोरेशंस में बनाया गया था, लेकिन ऑल द वैक्सीन वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला गया, इंडिया के भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मौका शुरू किया, जब इंडिया के खुद के एक इंडियन कंपनी ने बना के, हालांकि सेरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन भी सेरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया ने पूरा बनाया, उसको भी सबोटाज करने की बहुत कोशिश की गई थी बाहर से। और भारत जो दूसरा कंपनी है कोवैक्सीन जो बनाया था, उसके ऊपर जिस तरह के थ्रेट्स आया, उसके ऊपर जिस तरह से क्लियरेंस ना ताकि ना दी जाए, इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडियन मेड वैक्सीन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटेड फ्री वैक्सीन्स टू 200 करोड़ पीपल। उस टाइम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 पूरा इकोनॉमिक ढब हो गया था। उसके बाद 23% द इकोनॉमी वेंट डाउन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और लॉकडाउन नेसेसरी था। उसके बाद द क्वांटम लीप द इंडियन इकोनॉमी टूक टू बिकम अमंग द मेजर 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद अगर वाईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से ये बोला जाता है कि इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन अ डार्क होराइजन, तब इसका मतलब सरकार ने कुछ तो अच्छा किया है। जरूरी नहीं कि हर चीज में दे वर परफेक्ट, बट कुछ तो अच्छा किया है। क्या ये राहुल गांधी को समझ नहीं आता है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, 10 साल यूपीए जो था, तेजस के फाइटर प्लेन के कितने ऑर्डर्स उन्होंने दिए? हाँ, तेजस में प्रॉब्लम आ रहा है, और तेजस के प्रॉब्लम आ रहा है इसके वजह से कावेरी इंजन का फिर से शुरू किया गया जा रहा है। उस टाइम जो 97% ऑब्सोलेसेंस था ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम 2011-12 में क्यों था? आज वही एयर डिफेंस सिस्टम किस लेवल पे चला गया है? ऑफेंसिव वेपन सिस्टम किस लेवल पे चला गया है? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आपके टाइम ड्रोन पॉलिसी क्या था? आपके टाइम स्पेस पॉलिसी क्या था? आपके टाइम इंडियन जो इकोसिस्टम है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसको खोला क्यों नहीं गया था? किसने बोला था कि हर चीज बाहर से इंपोर्ट करो? हाँ, आज भी कुछ क्रिटिकल चीजें इंपोर्ट होती है, लेकिन हर चीज नहीं। देयर इज 75% ट्रांसफॉर्मेशन। 100% हुआ नहीं है, लेकिन 70% तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक कंपनी था एमकेयू करके कानपुर का, उसका बुलेट प्रूफ जैकेट 90 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड आर्म फोर्सेस पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे थे, इंडिया में उनको ऑर्डर नहीं मिलता था। क्यों? 2013 तक पाकिस्तान के जो एसएसजी है, वो इंडियन आर्मी के फौजी के गला काट के ले जाता था। दे यूज्ड टू डिकैपिटेट, ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। व्हाट वाज योर एक्शन यूपीए का? आज के जेनजी को पता नहीं, वो इंस्टाग्राम में दिखा के वो पूरी दुनिया इंस्टाग्राम में होगा तो फिर मुश्किल है। एंड हाउ हैज दैट बीन ट्रांसफॉर्म? क्या ट्रांसफॉर्मेशन है 2013 से 2023 तक? तो बहुत सारे चीजें हैं। आज अगर मोदी जी विकसित भारत की बात बोलता है और बार बार इस चीज की जिक्र होती है, लोगों को एहसास होना चाहिए हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने फ्री वैक्सीन एडमिनिस्टर किया टू मोर देन 100 एलिजिबल पीपल, 100 करोड़ एलिजिबल पीपल, और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन दिया। आज इन लोगों ने नारा लगा दिया क्या कि भाई अरे मुफ्त में राशन क्यों दिया जा रहा है? तो फूड सिक्योरिटी का जो बिल तो आप लोगों ने लाए थे, और उस फूड सिक्योरिटी के एज पार्ट ऑफ दैट अगर वो फ्री राशन देता तब भी आपको खुजली हो रही है। फूड सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राइस बैग कन्वर्शन वाला माफिया नहीं तो काम कर रहा था, और वो जो फूड सिक्योरिटी के एज पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, एडिशनल फ्री राशन। इसका मतलब ये नहीं कि देश में 80 करोड़ लोग अपाहिज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हमारे जो फूड पॉलिसी है, हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जिसमें मोदी जी सुधार लाने की कोशिश कर रहा था और उसको भी रोका गया, वो जो गेहूं है, फूड ग्रेन है, वो तो सड़ता रहता है फूड ग्रेन के फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के गोडाउन में। You know, there was a time, Adi bhai, I will hand you over to you.
देयर वाज अ टाइम ये कहा जाता था कि इट वाज इजियर, इट वाज चीपर टू लेट द फूड ग्रेन रॉट इन द एफसीआई गोडाउन्स देन टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट इट नेशन वाइड। मोदी जी ने पैसा देश का सही जगह लगा के ये इंश्योर किया कि वो सरे नहीं, वो टाइम पे सबके पास जाए। उसमें भी गुनाह है उनका। देश का गेहूं, देश का चावल देश के लोगों को फ्री में मिल रहा है ताकि उनके कुछ 2 पैसे बच जाए और 2 पैसे से कुछ और वो खरीदे। सो इफ यू कांट फाइट इलेक्शंस एंड विन इलेक्शंस तो फिर आप सड़क में आके डिसइंफॉर्मेशन से बाहर से बहुत कुछ हेल्प लेके इस देश में अराजकता फैलाओगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इंडिया इज द प्रॉब्लम फॉर टुमारो, इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम तो अमेरिका में भी है, जिसके प्रेसिडेंट को प्लेन में घुस के दूसरी तरफ से भागना पड़ता है। बट कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं वो कोशिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन रुकावटें डालने के लिए पूरी तरह से हर चीज कर रहा है। राहुल गांधी एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज 100% राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लेकिन क्रिटिसिज्म कीजिए ना, मौकरी मत कीजिए। फिर वही मौकरी कैसे बूमेरंग हुआ, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाला इंदिरा गांधी जी का फोटोग्राफ। एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, पर इंदिरा गांधी का फोटोग्राफ व्हेन फिदल कास्ट्रो से उन्होंने मिला, फिर बहुत सारे और फोटोग्राफ्स। यू मेड अ मॉकरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी से गले लगाना होता है? आज जो इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ कि लोग 32 कंट्रीज हैव गिवन देयर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कोई उनके प्राइम मिनिस्टर होते थे, कितने कितने सिविलियन अवार्ड्स मिला है? आपने कभी इंडियन टेक्नोलॉजी को ग्लोबली ले जाने की कोशिश की, वेदर इट इज यूपीआई और एनीथिंग एल्स? एक परसेप्शन था कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड है, द वेस्ट नोज बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर अस, द वेस्ट नोज बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर द रेस्ट। उन्हीं से सब कुछ लेना है। दैट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, उसमें हेल्प तो कीजिए। आज आप बोलते हो कि डेटा 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 बोलता रहता है आजकल, डेटा इज द बिगेस्ट। तो डेटा पहले आपने क्यों नहीं बनाया? इमेजिन वेयर दे आर टेकिंग। विकसित भारत की बात कर रहे हैं आदि भाई, बहुत जरूरी है, इंडिया विकसित हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा विकसित हो गया, इसलिए मोदी जी 247 का टारगेट रखा है। इन लोगों ने बंदर का एक पुतला लाके व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग इन द पार्लियामेंट, इस तरह की गाली गलौज का अगर पॉलिटिक्स दूसरे तरफ भी शुरू करे तो वे झेल पाएंगे? एक सीमा होती है हर चीज। बट एनीवेज, सुधरने वाले सब तो है नहीं, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर सोच अच्छे चीज हो रहा है तो ये भी रियलिटी है कि 20-30 और भी चीजें जिसके ऊपर काम और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, ये भी रियलिटी है। लेकिन उसमें आप बताइए ना कि क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द रोड मैप। आप रोड मैप कभी नहीं बताएंगे, सिर्फ मौकरी करना है मोदी जी का। So that is where fundamentally we need to introspect कि एक क्या जाता है आज। why is it the government of India putting effort कि 180 डिस्ट्रिक्ट से माओवाद को खत्म कर दिया? उस 180 डिस्ट्रिक्ट आपने भी देखा होगा छत्तीसगढ़ में आदि भाई, जो लड़कियां जो माओवाद में इन्वॉल्व थे, वो आज लेनिन को छोड़ के लिनन के ड्रेस, अच्छे ड्रेस पहन के दे आर एक्चुअली डूइंग अ रैंप वॉक। द ट्रांसफॉर्मेशन इन छत्तीसगढ़ दैट इज हैपनिंग। आपके टाइम क्यों नहीं हो पाया ये माओवाद के खिलाफ? हाउ कुड यू नॉट डिफीट मतलब माओइज्म आइडियोलॉजिकली एंड ऑन द इन द फील्ड, इन द बैटलफील्ड्स? कौन फंडिंग कर रहा था माओवाद को? इसमें एनजीओ का क्या रोल था? और इसमें अगर एनजीओ का फंडिंग बंद करवाने की बात की जा रही है तो उसमें सरकार गलत है? तो बहुत सारे चीज है जिसको ऊपर आज के जनरेशन को सोचना चाहिए। क्या वाकई ही इंडिया वैसा था जो आज है? और मैं ये लास्ट में कहना चाहता हूं, हम जितनी भी बात इंडिपेंडेंस डे में करते हैं ना, इजराइल इंश्योर करता है हर एक जनरेशन को वो बताना कि व्हाट हैपेंड विद देम। इसीलिए सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ इजराइल नेवर फॉरगेट देयर पास्ट। वी हैव अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ फॉरगेटिंग आवर हिस्ट्री, द ओल्ड एंड द रीसेंट वंस। हमारे देश में सेंस ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे आज के बच्चे समझेंगे नहीं कि हम भी बच्चे थे लेकिन हमें पता था how India is, how we can be better। मैं जेनजी को बोलूंगा, आपके ऊपर देश रहेगा कल, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन आपको फिर हाउ वुड यू टेक द कंट्री फॉरवर्ड? आपकी क्या रोड मैप है? यू आर पार्ट ऑफ अस, यू आर जैन भारत, आप हमसे अलग नहीं है। सो प्लीज टेक सम टाइम आउट एंड इंट्रोस्पेक्ट।
और पढ़ाई कीजिए, हर चीज़ इंस्टाग्राम एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। आज थोड़ा लंबा हो गया, बट आदि भाई थोड़ा शायद कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी था। बैक टू यू। Thanks, bhai. On that note, wish everybody a very happy Independence Day once again. सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.